महिमा सिंह, एडवोकेट महिमा जी, मुख्यमंत्री क्लियर है क्या? क्या प्रवक्ताओं को कुछ पीछे से कुछ हिंट आया है क्या कि अगर जीत जाएं, आंकड़ा क्लियर हो जाए तो आप सेफली ये कह सकते हैं कि सीएम ये बनेंगे? कि सुकेश ने जो फोटो लगवाई वो ठीक लगवाई है। आपकी बात का जवाब दूं, मानक जी उससे पहले जो इतनी सारी बातें सुन रही थी और भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन देखिए, ये चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा गया तो उस हिसाब से तो ये मोदी की हार हुई। सबसे पहली बात तो पहले तो भाजपा को ये समझना चाहिए कि मोदी जी के चेहरे पर इस देश का हर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। कांग्रेस ने जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। आपने मुख्यमंत्री की बात पूछी, देखिए आज कर्नाटक की जनता ने बुद्धिजीविता का एक प्रमाण दिया है, उनके मुद्दों की लड़ाई है। तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रबल होगा उनके मुद्दों का नेतृत्व करने के लिए और उनके समाधान ढूंढने के लिए, उसी को हाईकमांड और उसी को जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो करेंगे चिन्हित कि इन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उन्हें बना दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल बात यह है कि कर्नाटक की जनता ने देश भर को एक संदेश दिया है कि आज आपको अपने मुद्दों को सोचने की जरूरत है। आज देश के हर वासी को, हर प्रदेश के वासी को ये याद रखने की जरूरत है कि एक अकेला सब पर भारी वाले प्रधानमंत्री को आखिर साथी हाथ बढ़ाना गाना पड़ेगा, जिसमें यह कहा गया है कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने मिलकर के वो बोझ उठाया है, और उन सब का नेतृत्व कौन करेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 17 में से 16 स्थानीय निकायों में बीजेपी आगे चल रही है। महिमा, यूपी में बीजेपी स्वीप कर रही है, कोई टक्कर में नहीं है, ना समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी, ना कांग्रेस। चंद गुजरात और यूपी मॉडल से तो हम सब परिचित हैं मानक जी, और आपको याद होगा चंद महीने पहले जब नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय का नतीजा आया था, उस दिन 6 बायपोल्स में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, और हम दिन भर बोलते रहे कि कांग्रेस पार्टी 6 उपचुनावों में जीत रही है, भाई उसकी भी बात कर लीजिए। लेकिन नहीं की गई, और जो बात की गई वो हम सब ने सुनी और सबने सर माथे पर रखा। ये एक अलग बात है कि भाजपा का वोट शेयर एक सेकंड महिमा, देखिए मैं आपकी जीत में रंग में भंग नहीं डालना चाहता हूं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थानीय निकाय चुनाव बहुत ही डिटेल्ड इलेक्शन है, पूरे यूपी में हुआ है और लोकल इश्यूज पे हुआ है। खैर एनीवे, उस पर बाद में चर्चा होगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी 150 छू रही है, 149 पर है। कर्नाटक में 224 सीटों में से 149 सीटों का बहुमत, प्रचंड बहुमत कहा जाएगा। बीजेपी 65 पर, 104 से 65 पर आ गई, आधे के करीब, और जेडीएस तो लगता है बिल्कुल सफाया होने जा रहा है कर्नाटक से, और अदर्स है 3 पर। यानी अगर ये असेंबली इलेक्शन का ये रिजल्ट है अभय दुबे, यानी लोकसभा की लड़ाई तो और दिलचस्प हो जाएगी फिर। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक चुनावी भूगोल और इतिहास के लिहाज से दोनों के बीच में कोई समानता नहीं है, दो बिल्कुल अलग अलग। उत्तर प्रदेश में जो घटित हो रहा है वो एक अलग कहानी है, और कर्नाटक में जो घटित हो रहा है वो बिल्कुल अलग कहानी है। देखिए, कर्नाटक में 224 की विधानसभा में अगर कांग्रेस 150 सीटें जीतने के लिए जा रही है, इसका मतलब यह है कि बाकी सबका सूपड़ा साफ हो रहा है। जनता दल सेकुलर के लिए तो अस्तित्व का खतरा सामने है, और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखे कि कर्नाटक लगातार तीसरा चुनाव होगा जहां भाजपा निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण हारेगी। हिमाचल प्रदेश में निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण हारी, दिल्ली में महानगर पालिका का निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण चुनाव हारी, और अब कर्नाटक में तो उसका सूपड़ा साफ हो रहा है बिल्कुल। और कर्नाटक में तो सब लोग कह रहे थे कि मैंने तो कहा था कि कर्नाटक में भाजपा जीत जाएगी तो मैं नरेंद्र मोदी को चुनावों का वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। तो क्या माना जाए कि आप लोगों का जो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड आप लोगों को था, या अभी और भी नंबर आपको लगता है कि मेजॉरिटी प्रूफ आपके पास आएगी? बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। So how do you see the trends coming in right now from? Very encouraging, predictable, but very encouraging. We are absolutely confident of forming a government with absolute majority. So 5 guarantees work, not Bajrang Bali? 5 guarantees worked. God has been kind, and the negative campaign, the divisive campaign of the जैसा हम आपको पहले भी दिखा रहे थे, बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कोई जश्न नहीं था, कोई गाजा बाजा नहीं था, कोई अति उत्साह नहीं था।
कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में भी नाच गाने के लिए इंतजाम जरूर था, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया दे रहे थे, बहुत ज्यादा जोश उसमें नहीं था। मुझे लगता है बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से इस जीत पर आज देखने को मिल रही है। 150 सीटें। राजीव रंजन आ गए, ग्राउंड जीरो पर लगातार कर्नाटक में घूम भी रहे थे। राजीव, 149 का आंकड़ा क्या? अब देखिए जश्न की तस्वीरें। अभय दुबे कह रहे थे कैमरे के लिए। हाँ ठीक है, अभय दुबे थोड़ी देर पहले कह रहे थे देखिए नाच गाने के लिए पार्टी बुलाई है, वो ठीक है, लेकिन अब ये तो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं अभय दुबे, इसमें कांग्रेस के नेता भी खड़े हैं और ये कार्यकर्ता। ये है असली जीत का जोश और ये कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में है। आजकल हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नृत्य में प्रवीण टोली होती है, हाँ। और वो ऐसे मौके पे अपना जौहर दिखाती है। और ये देखिए ये बजरंग बली आए हैं। अब मुझे नहीं पता ये कांग्रेस की तरफ से आए हैं या बीजेपी की तरफ से आए हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से आए हैं अच्छा, तो जाहिर है बीजेपी पर तंज कसने के लिए आए हैं। ये भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है माना कि बीजेपी जो इस तरीके से पीछे चल रही है उसके दफ्तर में बजरंगबली दिखेंगे? ये दफ्तर की बाहर की तस्वीर है, ये कांग्रेस के दफ्तर के अंदर दफ्तर की तस्वीर है। और ये कांग्रेस के दफ्तर में आज आपको बजरंगबली नहीं मिलेंगे, वो जोश नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर बजरंगबली अपने दफ्तर में बुलाए हैं। बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए प्रतियोगिता हो रही थी, राजनीतिक प्रतियोगिता हो रही थी बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि बजरंगबली का आशीर्वाद किसको प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने यही संदेश देने की कोशिश और बजरंग दल का बजरंगबली से कोई संबंध नहीं है, इससे यह भी साबित होता है। अगर कांग्रेस कहती है कि मैं बजरंग दल पर हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे, तो उससे साबित होता है कि बजरंग दल का बजरंगबली से कोई संबंध नहीं है। और एक बात और साबित होती है कि बजरंगबली ने बीजेपी को कहा है कि हर वक्त मेरे सहारे ही नैया पार लगाना चाहोगे तो ये छोटे छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक हर जगह मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ओके, डीके शिव कुमार आगे चल रहे हैं। इस वक्त की अपडेट है, कनकपुरा से डीके शिव कुमार आगे हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 57 सीटों पर आगे है और बीजेपी 34 सीटों पर आगे है। जेडीएस का हाल देखिए, 7 सीटों पर आ गई है जेडीएस। राजीव रंजन, 148, 62 और 11, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से घूम के आए हैं, आपको यकीन होता है यही नतीजे आ सकते हैं क्या राजीव? देखिए, मुझे 150 सीटें कांग्रेस पाएगी इस पर थोड़ा डाउट है, लेकिन मैंने देखिए नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल के दिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, मैंने कहा था कि जेडीएस और बीजेपी 100 के अंदर निपट जाएगी, तो 100 के अंदर ही ये दोनों रहेंगे। अब बाकी कितना कौन एक एक सीटों का अंदाजा लगाना मुश्किल है, अभी ये रुझान आया है। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी में जो बहुत अभी आप उत्साह या कॉन्फिडेंस नहीं देख रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को अगर लगता है कि 110 पे भी रुक गए तो सरकार नहीं बना पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो उसको उसमें कहीं गुट बने ये बने, तो अभी एक बार रिजल्ट आ जाए तो उनका। लेकिन ये बात 100% सच है कि कांग्रेस पार्टी 113 के जादुई आंकड़े को 12 बजे तक टच कर जाएगी। ओके, विनोद शर्मा आ गए। कोई कंफ्यूजन मत रखिए, एक मिनट में राजीव को बता दूं कि जो चेहरे लगाए जा रहे थे, तो न्यूज रूम में लोगों ने कहा डीके शिव कुमार को यहाँ ज्यादा लोग जानते हैं सर, इसको डीके शिव कुमार करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, सिद्धारमैया की लगाओ। तो अब चूंकि मैंने सिद्धारमैया लगा दी है, इसलिए आप यही लाइन लीजिए कि सिद्धारमैया। मैं इसलिए कि सिद्धारमैया ने कर्नाटक में स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि वो कोलार से विधानसभा सीट कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोलार से लड़ने के लिए उन्होंने बोल दिया और डीके शिव कुमार ने पार्टी की बैठक में कहा कि सिद्धारमैया कोलार से चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनको टिकट नहीं दिया गया। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा और एक प्रदेश अध्यक्ष वहां से उन्हें चुनाव न लड़ने दे, इसलिए ये टसल ज्यादा है। ओके, अपडेट। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे चित्तपुर से अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, ये भी एक अपडेट आ रही है। विनोद शर्मा आ गए। नमस्कार विनोद जी, 2 सवाल है मेरे छोटे छोटे। एक, ये जो आंकड़ा है, आपको यकीन हो रहा है इस पर कांग्रेस 140 के पार जाकर 150 भी छू सकती है क्या? और दूसरा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार कर्नाटक के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस के लिए बने? देखिए, बात यह है कि अभी ये डिटरमिन करना कि कौन फैक्टर बना, जब हमारे पास फाइन प्रिंट आ जाएगा आंकड़ों का,
उसके बाद ही हम ठोस तरीके से बात कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आगे थी, मैं हमेशा ये कहता था, और आप वहाँ से आंकड़े दे रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, मैं आंकड़े देने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो बड़ा एम्बिशियस चीज़ होती है। जो आदमी हम पूरे प्रदेश में नहीं घूमे, प्रदेश के एक पार्ट में घूमे, दूसरे में घूमे, सब में नहीं घूमे। लेकिन अभी बात हो रही थी मुख्यमंत्री पद की। तो मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि कांग्रेस को एक मजबूत सरकार देने के लिए और चलाने के लिए, जो कि किसी दबाव में ना रहे, सीधा रवैया की ज़रूरत होगी। क्योंकि उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, उन पे कोई केसेस नहीं हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन प्रूव्ड है, और ग्राउंड पे वो कांग्रेस के सब नेताओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि डीके शिव कुमार जो हैं वो कांग्रेस के लिए कारगर नहीं थे। वो ए ग्रेड यूटिलिटी पॉलिटिशियन हैं, वो ट्रबल शूटर हैं कांग्रेस के। और वो कांग्रेस में, मैं समझता हूँ, वो उनकी ज़ुबान उतनी कर्कश नहीं है जितनी हेमंत बिस्वा शर्मा की है, कि बिना ज़ुबान कर्कश किए वो कांग्रेस को डिलीवर करते हैं एज अ क्राइसिस मैनेजर। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत सी अपवाद वाली बातें करते हैं, लेकिन वो नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस को आज के दिन एक यूटिलिटी पॉलिटिशियन की ज़रूरत है, और उसके चलते उनका अपना रुआब है डीके शिव कुमार का। लेकिन उन पे जो केसेस हैं, उसके चलते अगर वो मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार शुरू से ही कमज़ोर लगेगी और दबाव में आएगी केंद्र के। बिल्कुल यही चर्चा